देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है सरयू गद्य खंड का अध्याय 18 अलोपी। ये संस्मरण है महादेवी वर्मा का। हमने आपको अब से पहले बताया कि अलोपी किस प्रकार से जो है उसके पिता जो कि एक काची कुलावतंश थे, उनके यहाँ अलोपी देवी की कृपा से पैदा हुआ, लेकिन अलोपी देवी ने एक अखंडित मनुष्य मूर्ति भी नहीं दी। वो एक अखंडित मनुष्य मूर्ति भी नहीं दे सकी और इस प्रकार से एक अलोपी अंधा पैदा हुआ। उसके पिता अलोपी जब 23 वर्ष का था, उस अवस्था में जो है उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु हो गई तो उसकी जो माँ थी, वो माँ सब्जी बेच करके और अपने घर का गुजारा चलाया करती थी। वह वृद्ध स्त्री थी। तो अलोपी दीन ने अपनी माँ की परेशानी को देखते हुए और अपने खुद के द्वारा कुछ करने का मन में विचार किया और तब वो जो है अपने ताऊ, जो कि सब्जी के मामले में, इस प्रकार से व्यापार के मामले में जिनको महारत हासिल थी, उनसे कुछ सलाह लेकर के और सब्जी बेचने लगे। तब वह लेखिका के पास गए। ये बात उसने अलोपी दीन ने लेखिका को बताई। लेखिका कहती है कि साधारणतः आज के मनुष्य का जो पुरुषार्थ है, वह पुरुषार्थ विलाप है। अपनी मुसीबतों का, अपनी परेशानियों का रोना दूसरे के सामने रोते रहते हैं। इसी को वो अपना पुरुषार्थ समझते हैं। जितने प्रकार से, जितनी भावभंगिमा के साथ, जितने स्वरों में वह अपने लिए जीवन का मरसिया गा सके, अपनी असमर्थता का जो है विलाप कर सके, उतना ही वह मनुष्य, उतना ही वह सही मनुष्य है और उतना ही अधिक पुरुष नाम के उपयुक्त है। ऐसी आज की धारणा बन गई है। जितनी जीवन का मरसिया गा सके, मरसिया मैंने पहले भी आपको बताया था, मरसिया कहते हैं शोक गीत। किसको कहते हैं? शोक गीत। मुसीबत के समय में जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं मरसिया। तो जो अपने मुसीबत का रोना दूसरों के सामने रोते हैं और अपनी परेशानियों को जो है कहते हैं, उसे उतना ही उपयुक्त पुरुष समझा जाता है। अंधी आंखों को आकाश की ओर जो है उठा करके अपने पुरुषार्थ की दुहाई देने वाले अलोपी को ऐसी परंपरा के न्यायालय में प्राणदंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया जा सकता। मतलब ऐसी परंपरा के अतिरिक्त जो लोग मुसीबत का अपना गीत दूसरों को सुनाते हैं, ऐसे न्यायालय में तो उसको प्राणदंड ही मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मुसीबत का गीत नहीं गाया। लेखिका के सामने भी उसने अपनी परेशानी का गीत नहीं गाया कि मेरे सामने ऐसी परेशानी है। वह तो अपने पुरुषार्थ को जो है प्रकट कर रहा था कि मैं जो है अपनी माँ की जो परेशानी है, उस माँ की परेशानी को ही दूर करूं। तो कुछ प्रतिष्ठित होकर, यानी सामान्य होकर के, और यह अंधेरेपन कुछ प्रतिष्ठित होकर के लेखिका ने प्रण किया। उसने प्रण किया, तुम यहाँ कौन सा काम कर सकते हो? लेखिका ने उससे एक प्रश्न किया। ये प्रश्न किया कि तुम यहाँ कौन सा काम कर सकते हो? तो अलोपी पहले से ही जो है सब सोच समझ करके आया था। यह देहात के खेतों से सस्ती और अच्छी तरकारियां लाएगा लेखिका के लिए और जो है छात्रावास की विद्यार्थिनियों के लिए, उनके लिए वह सब्जी लाएगा। उसने ये बताया लेखिका को। लेखिका ने जब पूछा कि तुम क्या कर सकते हो, यहाँ क्या काम करोगे, तो उसने बताया कि मैं गांव से जो है सस्ती सब्जी लाऊंगा और ताज़ा सब्जी लाऊंगा। तो ये काम मैं तुम्हारे घर के लिए और तुम्हारे छात्रावास के लिए सब्जी पहुंचाने का काम करूंगा। ये काम जब उसने बताया
तो अपने जीवन साथी, जीवन व्यापी अंधेरे में यह ऐसा व्यवसाय में उलझा हुआ कर्तव्य जिस प्रकार संभाल सकेगा, ये किस प्रकार संभाल सकेगा, यह पूछने पर जो है पूछने का भी अवकाश न दिया उसने, और पूछने का भी अवकाश न दे करके और आलोपी ने अपने फुफेरे भाई रघु की ओर जो है संकेत करके बताया कि उन दोनों के सम्मिलित पुरुषार्थ से यह कठिनतम कार्य, बहुत से कठिनतम कार्य भी संभव हो सके हैं। उसने बताया कि भाई लेखिका प्रश्न करती कि भाई तुम ये काम कैसे करोगे, तुम तो अंधे हो। इससे पहले ही उसने बता दिया कि मेरा फुफेरा भाई है ये, यानी बुआ जी का लड़का, तो इसके सहयोग से, इसके साथ साथ मैं ये काम करूँगा, ये जाकर के मेरे साथ सब्जी तोड़वाएगा अच्छी, और जो है ये मेरी लाठी पकड़ करके लेकर के आएगा, मैं वजन को लेकर के आऊँगा। इस प्रकार से उसने बताया। प्रस्ताव बिल्कुल अभूतपूर्व था, पर लेखिका भी कुछ कम विचित्र नहीं थी। इसी से रघु और आलोपी अपने दुर्बल कंधों पर कर्तव्य का गुरुभार लेकर के लौटे। बड़ा दुर्लभ काम था, लेकिन लेखिका ने उनको ये काम दे दिया कि ठीक है तुम सब्जी लेकर के आएगा। तो अपना ये दुर्लभ कर्तव्य लेकर के लौटे, यानी कि ये कर्तव्य का भार उसके ऊपर दे दिया गया। तो दूसरे दिन सवेरे ही एक हाथ से रघु को लाठी का छोर थामे और दूसरे से सिर पर रखी हुई बड़ी सी जो छबड़ी है वो संभालते हुए मालिक हो ये पुकारने लगा। यानी दूसरे दिन वह आ गया। एक हाथ से तो रघु ने एक लाठी का छोर पकड़ रखा था और एक हाथ से लाठी का छोर आलोपी दीन ने पकड़ रखा था। एक हाथ से उसकी जो सब्जी की जो छाबड़ी थी, टोकरी, उसको पकड़ रखा था और आकर के पुकारने लगा लेखिका के दरवाजे पर आकर के, मालिक हो, इस प्रकार से। तो उसने फिर लेखिका से प्रश्न किया, मुझे क्या क्या पसंद है, यह जानने के लिए जब वह अनुनय विनय करने लगा तब मैं बड़ी कठिनाई में पड़ गई। उसने प्रश्न किया कि तुम्हें क्या क्या पसंद है। जब ये प्रश्न किया तो लेखिका जो है बड़ी कठिनाई में पड़ गई। कुछ तरकारियां जो है डॉक्टरों ने लेखिका के पथ्य में जो है कि सूची में नहीं रखी थी। कुछ सब्जियों के लिए तो डॉक्टरों ने मना कर रखा था और शेष के लिए सदा से ही यही नियम रहा है कि जो भक्तन के विवेक से रुचे वह ही लेखिका को स्वीकृत हो। और सब्जियों के लिए ये नियम रहा है सदा से कि लेखिका की एक नौकरानी थी भक्तन, भक्तन नाम था, उसको भक्तन नाम दिया गया, वैसे तो लक्ष्मी था उसका नाम। तो वो भक्तन लगभग 50 साल रही थी लेखिका के पास में। तो वो जो बनाते वही भक्तन को खाना पड़े, ये रुचि रही थी शेष के मामले में। फिर जैसे वर्ष में कुछ महीने दही पर, कुछ महीने फलों पर और कुछ खिचड़ी पर और दलिया आदि पर का पथ्य बिताने पड़ते हों, वह रुचि के संबंध में भला बीतराग हो ही जाता भाई। जैसे कुछ महीने जो है फलों पर, कुछ दही पर, कुछ खिचड़ी पर बिताने पड़े, उसे सब्जियों की फिर रुचि ही खत्म हो जाती है धीरे धीरे। वह सब्जी के मामले में जो है बीतराग हो ही जाता है। तो पर आलोपी को निराश न करने के लिए लेखिका ने यह सब ले लिया और जिसे वह उसके लिए लेखिका के लिए लाया था, वो सारी की सारी सब्जी जो है लेखिका ने ले ली थी।
दिया लेखिका ने। तो पैसे देते समय आलोपी ने कहा कि वह महीने पर लेगा। लेखिका जब पैसे देने लगी तो उसने कह दिया कि वह महीने पर ही पैसे लेगा। जब लेखिका ने अपने भूल जाने की संभावना और हिसाब लिखने की विरक्ति की व्याख्या आरंभ की, तब उसने बहुत विश्वास के साथ समझाया कि वह दस्तक पहाड़े और पहली किताब के विद्वान ताऊ की सहायता से हिसाब ठीक रखेगा। लेखिका ने जब ये कहा कि भाई मैं हिसाब किताब लिखती नहीं हूँ और मैं भूल जाती हूँ, तब उसने कहा कि मैं दस्तक पहाड़े जानता हूँ और मेरे ताऊ पहली तक पढ़े हुए हैं, तो उनकी सहायता से मैं अपना हिसाब ठीक कर लूँगा। जब उसने ये बात बताई, छात्रावास का वहाँ की जो मैट्रन है वो हिसाब रख ले। हॉस्टल वार्डन को कहते हैं मैट्रन। तो छात्रावास में जो सब्जी पहुँचेगी वहाँ का हिसाब छात्रावास की जो हॉस्टल वार्डन है वो रख लेगी। वहाँ ऐसे युगल मूर्ति को लेकर के जो विनोदात्मक कोलाहल मचा, उसके संबंध में गिरा अनैन नैन बिनु बांधी। जब ये सब्जी लेकर के छात्रावास में पहुंचे आलोपी और उसका बुआ जी का लड़का रघु, तो लड़कियों ने बड़ा मजाक बनाया इनका। तो जो विनोदात्मक कोलाहल मचा, लेखिका कह रही है कि उसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकती। उसका वर्णन नहीं कर सकती। जब कहना ठीक होगा, पर 2-4 दिन में ही आलोपी सबकी ममता का पात्र बन गया। 2-4 दिन में हॉस्टल की सारी जो बच्चियां थी वो उनसे जो है प्रेम करने लगी। उसे जो स्वच्छंदता प्राप्त थी वह दूसरे नौकरों को मिल ही नहीं सकती। उसको इतनी स्वतंत्रता प्राप्त थी कि वह हॉस्टल में अंदर चला जाता था और अन्य नौकरों को यह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। तो मेस के लिए आंगन के एक कोने में वह पैर फैला करके बैठता और तोल करके लाई हुई जो तरकारियां हैं फिर वहां के बड़े तराजू पर तोलने लगता। उसका स्पर्श ज्ञान इतना बढ़ गया था कि लौकी, कद्दू, कटहल आदि को हाथ में लेते ही वह उनका तोल बता देता था कि इसका वजन इतना है। मतलब क्या, दुकानदारों को लगभग वजन का पता चल जाता है। तो उसका तोल का ज्ञान इतना बढ़ गया था कि वह बता देता था कि इसका कितना वजन है। तुलाते तुलाते वह साग तरकारियों के प्रकार और खेतों के संबंध में महाराजन, बारी आदि को न जाने कितना ज्ञातव्य बताता चला जाता था। किस प्रकार की सब्जियां हैं, कौन सी सब्जी बढ़िया रहती है, ये बता दिया करता था। प्राय छोटी बालिकाएं उसे घेर करके चिड़ियों की तरह चहकती रहती थी और उनके लिए वह अमरूद, बेर आदि भी लाने लगा था। उन छोटी बच्चियों के लिए अमरूद, बेर आदि भी वो लाने लग गया। बच्चों से प्रेम हो ही जाता है जब बच्चों के साथ नित्य रहते हैं, तो जिनके दाम के संबंध में कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि वो किस प्रकार से खरीद करके लाता था या कैसे ला सकता था। एक दिन जब कॉलेज के फल वाले ने शिकायत की कि अंधा फल ला करके बच्चों को बांटता है जिससे उसके व्यापार को हानि पहुंचती है, तब लेखिका ने आलोपी से पूछा। एक दिन जो कॉलेज के पास में जो फल बेचता था उसने लेखिका से शिकायत की कि ये अंधा फल लाता है, बच्चों को फ्री में दे देता है, जिसके कारण उसका फल का व्यापार चौपट हो रहा। तब लेखिका ने आलोपी से पूछा तो उसने दांत से जीभ की नोक दबाकर सिर हिलाते हुए जो उत्तर दिया उसका भावार्थ था कि दाम उसे मिल जाता है। उसने झूठ बोला कि मैं इनके पैसे ले लेता हूं और दांत से जीभ दबा ली। तो ये
अब दांत से जीभ दबा करके, और जब कोई झूठ बोलते हैं तो ऐसा कहते हैं कि झूठ नहीं लगता, झूठ का पाप नहीं लगता। तो उसने कह दिया कि मैं इनके पैसे ले लेता हूँ, लेकिन वो उन बच्चियों के लिए फ्री में लाता था उन पैसों, उनको, उन फलों को। तो वह स्कूल के समय तो आता नहीं है, अतः फल वाले को उससे कोई क्या हानि हो सकती है, फल वाले को उससे क्या हानि हो सकती है। तो वह जो है स्कूल के समय नहीं लाता है, इसलिए अगर स्कूल के समय लाता तो वह फल वाले को कोई हानि होती है। ठीक है, इसके बाद में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कल।